हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 के अंदर जो हमारे बचे हुए लास्ट वीडियो के फंक्शंस और मेथड्स थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको याद हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ मेथड्स के बारे में बताया था, जैसे कि लेंथ फंक्शन आपका जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, साथ ही साथ डिक्ट फंक्शन डिस्कस किया था और एक्सेसिंग आइटम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने दो फंक्शन डिस्कस किए थे। एक था गेट मेथड और दूसरा था आइटम मेथड्स। गेट मेथड जैसा कि आपको बताया गया था का यूज़ किसी की को प्रोवाइड करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए होता है। साथ ही साथ आइटम्स मेथड का जो यूज़ है वो होता है पूरे पेयर को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। आज हम आगे के जो कुछ और फंक्शंस रह गए हैं, जैसे कि एक फंक्शन है जिसका नाम कीज़ है। वैसे तो ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे हम इसको। और एक अनदर है वैल्यूज़, इसको भी एक बार मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को भी अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फटाफट एक अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम डिक्शनरी का टॉपिक कर रहे हैं तो डिक्शनरी के अंदर ही हमारी सारे काम होंगे। तो एक हम अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके से इन जनरल ही सिंपल सी एक डिक्शनरी जैसे हम पहले बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने सैलरी ले ली, मान लीजिए 20,000 एंड एज एक वेरिएबल ले लिया, एज के अंदर वैल्यू दे दी 25। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। EMP डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास 3 जो है पेयर्स उपलब्ध है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है कीज। इस फंक्शन का यूज होता है रिटर्न ऑल द कीज इन द डिक्शनरीज एज ए सीक्वेंस ऑफ कीज इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। अगर आप लिस्ट फॉर्मेट के अंदर जो भी आपकी डिक्शनरी की कीज हैं को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए इस फंक्शन का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, दीज आर रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब जो हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट के डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये उसी ऑर्डर में होंगी, ये किसी भी ऑर्डर के अंदर हमारे को दिखाई दी जा सकती हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, EMP जो कि हमारी डिक्शनरी का नाम है डॉट कीज, कीज जो हमारे मेथड और फंक्शन का नाम है, हमने लिखना है और एंटर। इसके लिए आपको ना तो कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत है, और ये जो रिटर्न करेगा वो लिस्ट सीक्वेंस ऑफ कीज करेगा। डैट मीन्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको दिखा रहा है डिक्ट कीज, अर्थात जो हमारी डिक्शनरी है उसकी जो कीज है वो कौन कौन सी है, नेम, सैलरी एंड एज। तो सिंपल सी फंक्शन है कीज जिसका यूज डिक्शनरी के अंदर कीज को एक्सेस करने के लिए, लिस्ट फॉर्मेट में एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन वो भी कुछ इसी प्रकार से है, वैल्यूज। डैट मीन्स अभी हमने एक्सेस की कीज। अगर आप वैल्यूज अर्थात अमित 20,000 और 25 को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपको वैल्यूज फंक्शन का यूज करना होगा। इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस। डैट मीन्स ये भी लिस्ट फॉर्मेट में ही देगा, एंड इसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। बाई चांस हमारे केस में तो ये सेम आ रहा है, लेकिन ये आगे पीछे भी आ सकते हैं। द सिंटैक्स जो है उसका वो यही है, डिक्शनरी का नेम डॉट वैल्यूज आपको लिखना होगा इसके लिए, एंड कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये एक लिस्ट फॉर्मेट के अंदर आपको वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ इसको EMP डॉट वैल्यूज, ये आपका मेथड या फंक्शन है। अगर मैं ऐसा देता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है अमित 20,025। तो ये हमारे पास डिक्शनरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस डिक्शनरी के अंदर जो पहली प्लेस पे लिखा हुआ है कोलन से पहले का है वो की है। तो जब हम कीज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें सभी कीज नज़र आ रही हैं, नेम, सैलरी और एज। और जब हम वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें सभी जो है वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, जैसा कि अमित 20,025। और ये किस तरीके से नज़र आ रही है, लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपको इसको शो कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देख लेते हैं एक बार। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे को आउटपुट दिखाएगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 7.13, द डिक्शनरी एज स्टोर्स द रोल नंबर्स एंड नेम। दो चीज़ें स्टोर करेगा, रोल नंबर की के रूप में, नेम जो है वैल्यू के रूप में, ऑफ द स्टूडेंट
हु हैव बीन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन ए नेशनल इवेंट, उन स्टूडेंट्स का हम नाम यहाँ पे जो है लिखेंगे लिस्ट डिक्शनरी फॉर्मेट में जो कि एक नेशनल इवेंट के लिए सेलेक्ट हुआ है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रोल नंबर सेलेक्टेड, आपको उनमें से सिर्फ उन्हें जो है सेलेक्ट डिस्प्ले कराना है, जो रोल नंबर्स को डिस्प्ले कराना है जो कि सेलेक्ट हुए हैं। सिर्फ रोल नंबर का मतलब क्या हो गया, जो हम की प्लेस के ऊपर वैल्यू देंगे सिर्फ हमें वो देखनी है, बाकी की वैल्यूज़ को नहीं देखना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार देखते हैं हम। यहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, तो एक बार हम इसके लिए हमारे को एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी और उस डिक्शनरी से जैसे हमने ऊपर वर्क किया वैसे ही हम इनको वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले या तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम इसको वर्कआउट करेंगे। तो फटाफट हम एक नया प्रोग्राम लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम ओपन कर लिया, इस प्रोग्राम के अंदर ही हम चेंज कर लेंगे ताकि आगे के हमारा जो है वो चेंज हो जाए। तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं यहाँ पर। आप भी चाहें तो इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर प्रोग्राम आप लिखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको जो है लिखने से बच जाएंगी। वैसे हमारे पास इसमें है नहीं इस तरीके का कोई मटेरियल जिसको हम छोड़ सकें। हम पूरा भी अगर चाहें तो यहाँ पर एक नया जो है क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो थोड़ी डिफर है। हमारे पास रोल नंबर और नेम है, यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट दिया गया है। तो हम जो फर्स्ट तरीका है उसी का यूज़ करते हुए अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। इस मेथड को छोड़ देते हैं डिक्ट फंक्शन का यूज़, हम डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं, उसके अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं लिखते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बुक में दिया हुआ है, हमने पहली वैल्यू दे दी 11 सिया, उसके बाद दूसरी वैल्यू दे दी 22 रूबी। इसी तरीके से और कुछ वैल्यूज़ हम दे देते हैं, जैसे कि 26 हमने दे दिया कैथ। ये वैल्यूज़ जैसे दिए उसी के अकॉर्डिंग हम आप दे देते हैं। यहाँ पे कुछ नाम देने हैं हमारे को और कुछ रोल नंबर्स देने हैं। एंड 31 प्रीत एंड 32 ह्यूमा। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली और इसको डिस्प्ले करा दिया। पहले इतने ही प्रोग्राम को एक बार रन करके चेक करते हैं कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है। यस इट इज़ वर्किंग, आप देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अंदर से सिर्फ सेलेक्टेड रोल नंबर्स, जो रोल नंबर है उन्हीं को डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम एक प्रिंट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन कौन से हमारे सेलेक्टेड हैं। तो उसके लिए हमने लिख दिया मैसेज सेलेक्टेड रोल नंबर्स आर। ये मैसेज प्रॉपर डिस्प्ले होगा और उसके आगे हमने जो प्रिंट कराना है, जैसे कि हमारे केस में हमारी डिक्शनरी का नाम है D1, तो D1 डॉट कीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो सिर्फ कीज़ शो कर दी जाएंगी, बाकी का जो है वो शो नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसको हम रन करते हैं तो नोटिस कीजिए ये हमारी पूरी डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में से जो सेलेक्टेड रोल नंबर्स हैं वो ये सभी सेलेक्टेड है, लेकिन इनके रोल नंबर्स क्या क्या हैं, 11, 22, 26, 31 और 32, 11, 22, 26, 31 एंड 32। तो सिर्फ रोल नंबर्स हमें शो कर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो आपका 7.14 प्रोग्राम है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यूज़ मांगी गई हैं। देखिए मैं इसको भी इसी तरीके से चेंज करके बनाता हूँ आपके लिए। लिखा है द डिक्शनरी एज स्टोर्स, ये बाई चांस मैंने यहाँ पर D1 नाम ले लिया, आप चाहें तो यहाँ S नाम ले सकते हैं, कोई वो नहीं है इसके अंदर, आप अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में S नाम दिया तो बेहतर तो यही था कि हम S लेते। वो बाई चांस मैंने पुराने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन की तो इसलिए मैंने उसको सेम रहने दिया, D1 को ही यूज़ कर लिया था। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नाम लिया जैसे S, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ द डिक्शनरी एज स्टोर्स द रोल नंबर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव बीन सिलेक्टेड to participate in national event, modify the previous program to display the name of the selected students। तो सिंपली क्या करना है आपको अब नेम डिस्प्ले करना है तो मैसेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में तो खैर मैसेज गलत ही प्रिंट कर रखा है, सेलेक्टेड रोल नंबर्स आर, आपको सेलेक्टेड रोल नंबर थी, सेलेक्टेड
स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आप, नाम तो खैर क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, मैसेज है, आप अपने अनुसार भी कोई और भी मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ लिख देना है। डैट मीन्स जो आपकी डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़, जो CR रूबी कैथ ये नाम है, ये आपको शो किए जाएँ। तो देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आप नोटिस कीजिए वो स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है उनके नाम आ गए हैं। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर, उनके नाम यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। तो जैसे कि अभी हमने फंक्शंस पढ़े थे कीज़ और वैल्यूज़, उनका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से जो है अपने कार्य डिक्शनरी में से अपनी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्सटेंड अपडेट डिक्शनरी विद न्यू की वैल्यू पेयर्स। दैट मीन्स अपडेट मेथड। अपडेट मेथड किस तरीके से वर्क करता है एक बार देखते हैं। तो इसके लिए मैं देखता हूँ, मेरे पास शायद ऑलरेडी प्रोग्राम आपके लिए लिखा हुआ है पेज नंबर 239 के ऊपर। यस इट इज़ हेयर। इसका हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने की कोशिश करें कि ये मेथड का काम क्या है। द अपडेट मेथड मर्जेस की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी। तो अपडेट मेथड जो है वो क्या करेगा, की वैल्यू दोनों को, पेयर को, पूरे पेयर को जो है न्यू डिक्शनरी के अंदर लेके आएगा, अपडेट करेगा ओरिजिनल डिक्शनरी से, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। और जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से ऐड या रिप्लेस कर देगा। अगर नया होगा आपके पास की पे और वैल्यू का पेयर तो नया जोड़ देगा, और अगर पहले से उपलब्ध की होगी तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हमने ये वर्क किया है। इसके अंदर एट प्रेजेंट इस फॉर लूप को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले हम इतने ही पार्ट को रन करते हैं जिसके अंदर हमने अपडेट फंक्शन का यूज़ किया है। तो देखिए एम्प्लॉय1 एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारी एज यूजुअल वैल्यूज़ है, नेम जॉन, एज 25, सैलरी 20,000। एम्प्लॉय2 एक अनदर डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने दे दिया, नेम दिया, सैलरी 50,000, डिपार्टमेंट सेल्स। अब हमने जो है अपनी मेथड का यूज़ किया जिसका नाम है अपडेट। तो हमने लिखा एम्प्लॉय1 डॉट अपडेट इज ब्रैकेट में एम्प्लॉय2। दैट मीन्स एम्प्लॉय1 को अपडेट करना है। किस तरीके से अपडेट करना है, एम्प्लॉय2 की जो वैल्यूज़ है उसके आधार पर अपडेट करना है। तो देख सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो उस केस के अंदर हमारी वैल्यूज़ हमें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। चेक करते हैं ये कैसे नज़र आएंगी। तो देखिए पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारी एम्प्लॉय1 के अंदर नेम के आगे लिखा हुआ है जॉन, एज के आगे 25, सैलरी के आगे 20,000। अब अगर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट किया प्रिंट एम्प्लॉय1। तो इसने क्या किया, नेम जो पहले जॉन था उसे अपडेट कर दिया, डैट मीन्स उसकी जगह कर दिया दिया। एज उसे मिला ही नहीं क्योंकि एम्प्लॉय2 में एज है ही नहीं कोई हमारे पास की, तो वो एज इट इज़ छोड़ दिया, एज 25। तीसरा सैलरी 20,000 थी, सैलरी को अपडेट कर दिया 20 की बजाय 50,000। तो देख सकते हैं 50,000। और एक ऐसी भी की थी जो कि हमारे पास एम्प्लॉय1 में थी ही नहीं, डिपार्टमेंट, तो उसको भी ऐड कर दिया। तो डिपार्टमेंट इजिकल टू सेल्स। तो पहले जहाँ हमारे पास 3 पेयर्स थे एम्प्लॉय1 में, वो 4 पेयर हो गए हैं। साथ ही साथ जो वैल्यू, जो कीज़ उपलब्ध थी पहले, उनकी वैल्यू अपडेट कर दी गई है, और जो कीज़ उपलब्ध नहीं थी उसको उसके पेयर के साथ, उसकी वैल्यू के साथ ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से अपडेट मेथड जो है वो क्या करता है, वो हमारी वैल्यूज़ को अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है। और जो एम्प्लॉय2, ये जो नीचे वाली लाइन हमारी नज़र आ रही है वो इस प्रिंट कमांड के कारण आ रही है। एम्प्लॉय2 में पहले क्या था, नेम दिया, सैलरी 50,000, डिपार्टमेंट सेल्स। तो आप देख सकते हैं वो एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम ये कमांड रन करते हैं एम्प्लॉय1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय2, तो एम्प्लॉय1 के अंदर चेंजेस होंगे, एम्प्लॉय2 एज इट इज़ रहेगी। अपडेट कमांड से एम्प्लॉय2 की वैल्यू को एम्प्लॉय1 को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय1 के अंदर कोई ऐसी की है जो एम्प्लॉय2 में नहीं है तो वो एज इट इज़ रह जाएगी, जैसे कि एज हमने देखा एज इट इज़ रह गई। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय2 में उपलब्ध हैं उन सब की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया जाएगा। और एम्प्लॉय2 में अगर कोई ऐसी की है जो एम्प्लॉय1 में उपलब्ध नहीं है तो उसे उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे केस में डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय1 में नहीं था तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ दिया गया है, डैट मीन्स वो पेयर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट। इसका यूज़ करके अगर हम चाहें तो डिक्शनरीज़ को अपडेट कर सकते हैं
एक तरीके से एक डिक्शनरी की वैल्यू को दूसरी डिक्शनरी को प्रोवाइड कराया जा सकता है, दैट मीन्स ऐड और रिप्लेस कराया जा सकता है। अगर की नहीं है तो ऐड, और अगर की है तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को नई वैल्यू से रिप्लेस किया जा सकता है। ये जो हमारा काम अपडेट फंक्शन कर रहा है, इसी काम को करने के लिए अगर हम चाहें तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपका फोर लूप हटाया था, अब देखिए मैं इसको यहाँ से एक बार प्रिंट करके हटा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये लूप है हमारे पास। अब मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ, अपडेट फंक्शन को, इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। तो आप देखिए ये हमारा सेम काम करेगा। या तो आप सिर्फ वो अपडेट कमांड लिख दें या फिर आप ये लूप लिखाएं, फॉर की इन एम्प्लॉय टू कीज़। इसका मतलब है एम्प्लॉय टू की जो कीज़ हैं कौन कौन सी हैं, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय वन डॉट की इज इक्वल टू एम्प्लॉय टू की। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय वन की जो की है उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए किससे, एम्प्लॉय टू की से, जो कि यहाँ से उसे मिलती रहेंगी। एम्प्लॉय वन के अंदर यहाँ पर की आएगी एक एक करके। अब देखिए हमारे केस के अंदर क्या होगा, हमारे केस में पहली की आएगी नेम, एम्प्लॉय टू से चेक किया जाएगा, एम्प्लॉय वन के अंदर भी नेम होगी तो वो यहाँ लिखा जाएगा, तो उसको एम्प्लॉय टू की से, दैट मीन्स जो वैल्यू है उससे चेंज कर दिया जाएगा, जॉन को दिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी सैलरी की, तो सैलरी आएगी, सैलरी उपलब्ध है इसके अंदर एम्प्लॉय वन में, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सैलरी जो पहले 20,000 थी उसे 50,000 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर आएगी डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट उसे मिलेगा ही नहीं तो वो उसको उसके अंदर ऐड कर देगा। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ और इसके रिजल्ट को आप देख पाएंगे। तो उस केस के अंदर पहले नेम को दिया और एज क्योंकि है ही नहीं तो वो एज इट इज रह गया, सैलरी को 50,000 और डिपार्टमेंट को सेल से चेंज कर दिया गया है। तो जो काम अपडेट फंक्शन करता है, अगर चाहें तो उसी काम को इस तरीके से फॉर लूप की सहायता से भी किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं। आगे हमारा जो फंक्शन है या काम है वो है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। दो फंक्शन है, क्लियर और डेल। अगर आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं डिक्शनरी में से तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए चलिए देखते हैं इसको। ये हमारे पास डिक्शनरी ऑलरेडी उपलब्ध अब नहीं होगी क्योंकि हमने वो रन कर लिया है, तो इसलिए हम इसको एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट करके रन कर लेते हैं ताकि हमें वो डिक्शनरी यहाँ पर दोबारा अवेलेबल हो जाए। ये देखिए मैंने इसको रन किया, ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएटेड हो गई। तो डिक्शनरी को अब हमने करना है डिलीट। तो इसके लिए हमारे पास अगर आपको याद हो तो कमांड है डेल, हमने पहले भी इसका यूज़ किया हुआ है, डेल स्पेस डिक्शनरी का नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस की को हम डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सैलरी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी, एंटर किया और उसके बाद EMP को चेक करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ से सैलरी जो है वो की डिलीट कर दी गई है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर की के बेस पर पूरे पेयर को डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ लिख देता हूँ डेल EMP, कोई की प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया जाएगा। द होल डिक्शनरी इज डिलीटेड। अगर मैं अब दोबारा से EMP लिख के चेक करता हूँ तो देखिए एरर दे रहा है, नेम एरर, नेम EMP इज नॉट डिफाइंड, उसे EMP मिली ही नहीं है, EMP को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। चलिए दोबारा से अब डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसी कमांड को दोबारा हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और पेस्ट करके इसको एक बार दोबारा रन कर लेते हैं ताकि हम बचे हुए काम को भी इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकें। अब देखिए दोबारा मैंने डिक्शनरी बनाई है EMP और उसको चेक कर रहा हूँ तो यस इट इज़ क्रिएटेड। एंड अनदर जो हमारा फंक्शन है वो है क्लियर, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न्स नो वैल्यू। ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लेता है ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इसमें जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा डिफर है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको डिक्शनरी का नाम देना होगा पहले और डॉट लगा के क्लियर फंक्शन का यूज़ करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस के अंदर ये आपका क्या करेगा, सभी आइटम्स को डिलीट करेगा। दिस मेथड रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी डिक्शनरी पोस्ट दिस मेथड। जैसे ही आप ये रन करते हैं और फिर EMP की वैल्यू को चेक करते हैं तो उस केस के अंदर आपको एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो शो की जाएगी, डैट मीन्स आपकी डिक्शनरी कंप्लीटली डिलीट कर दी जाएगी। देखिए जब हमने डेल EMP लिखा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें
तो उसने डिक्शनरी का स्ट्रक्चर भी खत्म कर दिया था, डेट मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं छोड़ी थी। तो del emp अगर आप सिर्फ रन करते हैं तो उस केस के अंदर पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाती है, जबकि अगर आप रन करते हैं emp.clear तो वो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, जो पेयर्स हैं, उन्हें डिलीट करेगा, लेकिन डिक्शनरी का स्ट्रक्चर डेट मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी, सभी वैल्यूज डिलीट, सभी पेयर्स डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर उसके आपकी जानकारी है उसको उसने डिलीट नहीं किया है। डेट मीन्स अंदर की जानकारी को डिलीट कर दिया, पेयर्स को डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को, डेट मीन्स जो इटसेल्फ है वो डिक्शनरी है, उसको डिलीट नहीं किया। एम्प्टी डिक्शनरी अभी भी आपकी रह जाएगी। तो यही आपको बताया गया था, क्लियर मेथड डज नॉट डिलीट द डिक्शनरी object, it just delete all the elements inside the dictionary and empty dictionary object remains. If however you want to delete the dictionary object itself so that dictionary is also removed and no object remains, then you can use del statement along with dictionary name. अगर आप पूरी डिक्शनरी को along with its structure डिलीट करना चाहते हैं तो आपको del इस वाली कमांड का यूज़ करना है emp का, और अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर बचा रहे, सिर्फ उसके एलिमेंट्स डिलीट हो जाएं, तो उस स्थिति के अंदर आपको इस पर्टिकुलर कमांड का यूज़ कर सकते हैं emp.clear, जिससे स्ट्रक्चर डेट मीन्स एक एम्प्टी डिक्शनरी तो बची रहेगी, लेकिन बाकी आपका जो है खत्म हो जाएगा, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।